Hello everyone, I welcome you all on this channel. So in this video, I'll talk about the previous year question discussion of polity section. Question number 1 is, which of the following are the defining features of liberal democracy? ये liberal democracy, it's a form of government. Like in India we have parliamentary form of government, and in America we have presidential form of government. So it's a liberal democracy. इसका फीचर पूछा है इस क्वेश्चन में. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड का मतलब है लिमिटेड पावर. सो लिमिटेड पावर विद द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स. इन सब चीज़ों पे बेस होने के बाद जब गवर्नमेंट की पावर जो है लिमिटेड हो जाती है, कंस्ट्रेंट हो जाती है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. लाइक वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, सो आर्बिट्रेरीनेस नहीं है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में. ठीक है, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड. और सेकंड स्टेटमेंट इज गारंटीज ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल राइट्स. यस, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, लीगल राइट वी हैव. सो इन लिबरल डेमोक्रेसी we can guarantee civil liberties and individual rights. Second statement is also right. Third is it invests political authority with potentially unlimited power. नहीं, constitutional government जो अदर नेम है लिबरल डेमोक्रेसी का, उसमें क्या होता है? अनलिमिटेड पावर नहीं होती, उसमें लिमिटेड पावर होती है. एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड बिकॉज इट इज़ आवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो आवर आंसर इज 1 and 2. बी इज आवर ऑप्शन. और अगर मैं इसके साथ में मैंने कुछ डेटा तैयार किया है कि लिबरल डेमोक्रेसी की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहिए, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच द एबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू एक्सरसाइज डिसीजन मेकिंग पावर इज सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लॉ. ठीक है, एवरी एक्शन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इज सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ द लॉ. ठीक है, और इट ऑल्सो पुट्स कंस्ट्रेंट ऑन द लीडर्स एंड ऑन द एक्सटेंट टू विच द विल ऑफ द मेजोरिटी कैन बी एक्सरसाइज. कंस्ट्रेंट रहता है हमेशा पे बिकॉज वी हैव चेक्स एंड बैलेंसेज इन आवर सिस्टम. लाइक पार्लियामेंट और द अपर और द लोअर हाउस ऑफ द लोकसभा ऑलवेज पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट. ठीक है, और वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट, वो भी आल्सो क्या करती है, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेज है. सेकेंड इज द राइट एंड फ्रीडम प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी आर वेरिड बट दे यूजुअली included most of the following rights. We have due process of law in India, privacy, properties, equality before law. There are so much law. ये किसके फीचर्स हैं? फीचर्स ऑफ अ लिबरल डेमोक्रेसी. और ये जो कॉन्सेप्ट है लिबरल डेमोक्रेसी का, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज एब्सोल्यूट मोनार्की जो कि आपको कहाँ मिलेगी? सऊदी अरेबिया और यमन में. देखिए रेड वाला जो पार्ट है. कम्युनिस्ट जो है वो वी कैन फाइंड इन चाइना. और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये कहाँ में होगी हमारी? दिस इज थिंक वियतनाम. और पार्लियामेंट्री दिस रिपब्लिक, सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, ये आप सभी इनका आपको पता होगा तो यू कैन ईजिली मार्क बिकॉज यूपीएससी का जो चेंज हमने देखा है कि दे आर नाउ आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो. Question is, which one of the following statement regarding the directive principle of state policy is not correct? First statement is, the state shall follow the directive principle of state policy. Yes, it is clearly mentioned in our constitution, article 37. It mentions DPSP are the fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. First is correct. The directive principle of state policy embody the object of the state under the republic constitution. Like डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडिया में जो है वो क्या सिग्निफाई करती है? वेलफेयर स्टेट को. ठीक है, वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो रिक्वायर करती है. थर्ड इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू. नो.
कंसेप्ट क्या है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड टू इम्प्लीमेंट DPSPs। अगर कॉन्फ्लिक्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के बीच, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है टू इम्प्लीमेंट द DPSP। इसका मतलब ये नहीं कि DPSP कैन हैव प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये केशवानंदन भारती केस जो 1973 में था, इसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने वो जो वर्डिक्ट दिया है, इसमें ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स इंजॉय सुपरमेसी ओवर द डायरेक्टरी प्रिंसिपल। दैट डज नॉट मीन्स द डायरेक्टरी प्रिंसिपल कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीमेसी हमेशा फंडामेंटल राइट की रहेगी। सो आवर आंसर इज सी, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। डी अगेन इज द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दे आर नॉट जस्टिसएबल। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैक्स वेबर्स आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर जो थे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फर्स्ट स्टेटमेंट जो उन्होंने दी थी, इट रेफर्स टू द डोमिनेंट क्लास कैरेक्टर। सो ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी मतलब पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट विच हेल्प इन द पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, और इन द इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टेटमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द डोमिनेंट क्लास। यस, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग काम करते हैं, दे हैव मोर पावर, दे हैव मोर सोशल स्टेटस, दे हैव मोर अथॉरिटी इन देयर हैंड। सो ये क्या सिग्निफाई करता है? इट रेफर्स टू द डोमिनेंट क्लास कैरेक्टर। दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड इज ब्यूरोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे हैव सर्टेन this code of conduct, means one who is IAS और one who is in military services, उनका क्या होता है? IAS में क्या होता है? ऑल इंडिया सर्विस रूल, ठीक है, और सेंट्रल सिविल सर्विस रूल, ठीक है। उनको अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। वेन एवर दे आर इन अ पब्लिक स्फीयर, दे हैव टू मेंटेन डेकोरम। अभी रिसेंटली वी हैव सीन सम IAS ऑफिसर्स, दे आर स्लैपिंग समवन इन अ मिडवे ऑफ अ ट्रक इन रोड। और त्रिपुरा DM ने जैसे एक ही एंटर्ड इनटू अ मैरिज सेरेमनी और सबको वहाँ से भगा दिया ड्यू टू सम लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस। सो दिस शोज दे शुड शो सम रिस्ट्रेंट वाइल डूइंग देयर वर्क, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बोथ आर राइट स्टेटमेंट। ये ब्यूरोक्रेसी के जो मैक्स वेबर थ्योरी है, ये पूरा मैंने इलेबोरेट किया गया है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स और रिपोर्ट द डिसीजन विद रिगार्ड टू द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल वॉज टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। माउंटबेटन प्लान जो था, माउंटबेटन प्लान में क्लियरली बोला था, ठीक है, जो पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल किसके बेसिस पे था? माउंटबेटन प्लान के ऊपर। तो उसने बोला था बाय इन 1947, ठीक है, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, द देन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, उन्होंने क्या दिया था कि उस पर्टिकुलर प्लान में द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग, ठीक है, इन दीज टू प्रोविंसेस। द प्रिंसली स्टेट कैन ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान। उनको चॉइस दी गई, ईदर दे कैन ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। सो द रेफरेंडम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड दिस बंगाल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर रेफरेंडम हुआ। बाउंड्री कमीशन टू बी सेटअप टू डिसाइड ऑन द बाउंड्रीज आफ्टर पार्टीशन। बाउंड्री कमीशन कौन सी थी? रेड क्लिफ, ठीक है, आप याद करना, रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। और मैंने इन सब रिपोर्ट के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, नेहरू रिपोर्ट और क्रिप्स मिशन। नेहरू रिपोर्ट 1928, क्रिप्स मिशन 1942 एंड बेवरिज रिपोर्ट, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिफ्थ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दूसरा क्वेश्चन है DPSP पे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। ये कौन सा आर्टिकल है? दिस इज आर्टिकल नंबर 41, ठीक है। इट इज़ क्लियरली मैंशन DPSP। बी इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है आर्टिकल 44। सी इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50। ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में भी पूछा था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव।
डी इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आएगा, ठीक है, इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये आर्टिकल कौन सा है? दिस इज आर्टिकल नंबर 43A। 6 द वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वॉज यूज कहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था? इट वॉज यूज फर्स्ट टाइम इन नॉक्सेन असेंबली, नागालैंड में जो है। तो वीवीपैट क्या है? इज़ ए मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग, जो आप जब भी वोट डालते हैं उसके बाद जो स्लिप आपको मिलती है उसमें पार्टी सिंबल होता है। वो क्या होता है, क्यों ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको इंट्रोड्यूस करो? टू वेरीफाई कि समटाइम्स कुछ न्यूज़ थी कि देर वॉज अ सर्टेन न्यूज़ इन ईवीएम हैकिंग और दिस ईवीएम टेम्परिंग, तो वोट्स को टैली करने के लिए ये कंसेप्ट को लाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी कैन नॉट ऑर्गेनाइज लोक अदालत, ठीक है। देखो, एक होते हैं दिस, अपनी कोर्ट्स की हायरार्की क्या है, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। और इसके नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसके बाद लोक अदालत हो गया, परमानेंट लोक अदालत हो गया, ठीक है, नालसा सर्विस हो गई, ठीक है। ये सब क्या है? सबऑर्डिनेट्स कोर्ट। तो उसमें से एक लोक अदालत है जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स की कैटेगरी में आती है। तो इसने बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी कैन नॉट ऑर्गेनाइज लोक अदालत, इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइज नहीं करा सकता? आप लक्ष्मीकांत की जब बुक खोलेंगे तो उसमें पेज नंबर 35.4 पे जो है, दिस इज़ द 5th एडिशन, उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो ये है पंचायत कमेटीज़ ऑर्गेनाइज नहीं करा सकती लोक अदालत को। इसमें क्या है? तालुक और डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट लीगल सर्विस, दे कैन पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज लोक अदालत। सो लोक अदालत को आप अच्छे से समझ लीजिए। लोक अदालत का मीन्स है दोज केसेस विच आर पेंडिंग इन अ कोर्ट और विच आर एट प्री लिटिगेशन स्टेज, मतलब अभी उसको किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चलाया गया, उसको प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी उठा सकते हैं या फिर केस चल रहा है। इससे क्या होता है? इससे ईजी जस्टिस मिल जाता है, ईजी जस्टिस और चीप जस्टिस, ठीक है। जो कॉमन पीपल है, आम लोग हैं, उनको इधर उधर ज़्यादा भागना नहीं पड़ता, दे कैन रिड्यूस डाउन देयर एक्सपेंडिचर कॉस्ट। तो उनके लोकल एरियाज़ में दे कैन दिस गवर्नमेंट कैन ऑर्गेनाइज लोक अदालत। क्वेश्चन नंबर 8 इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोवेल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल इज़ अ प्रोविज़न ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देखिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ये क्लियरली मेंशन है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आइडिया था, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ये इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो इसमें ऐड की गई। 42 तक सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी। ये बार बार यूपीएससी पूछता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का? ये दे सर्व एज ए रिमाइंडर के सिविलियंस को भी पता होना चाहिए, मतलब अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हुए दे आल्सो शुड बी रिमाइंडेड ऑफ देयर फंडामेंटल ड्यूटीज़। सेकेंड इज दे सर्व एज ए वार्निंग। थर्ड इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। देर आर सो मैनी थिंग्स मैंशन इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़। थर्ड इज हेल्प द हाई कोर्ट in examining and determining the constitutional validity of law। और थर्ड इज़ दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। इसको लॉ, पार्लियामेंट लॉ बना के इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स भी कर सकती है। ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल, ठीक है। मनी बिल क्या है? मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल 110 में दी हुई है, ठीक है। इट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। इसमें क्या है, जो 7 प्रोविजंस हैं मनी बिल के, ठीक है, लाइक द इम्पोजिशन एंड अबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, उसको मनी बिल कहा जाएगा। सेकंड इज रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट।
थर्ड इज द कस्टोडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू एंड विड्रॉल, पैसे का डालना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ में या फिर निकालना, उसको भी मनी बिल कहा जाएगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको भी मनी बिल बोला जाएगा। तो दीज आर द मैटर्स, अगर इनका इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी लॉ में या किसी पॉलिसीज़ में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू ब्रॉट डाउन अ मनी बिल। स्टेटमेंट अगर 1 की बात करूँ, अमेंडमेंट ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मनी बिल। बी इज़ द पेमेंट ऑफ मनी इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें क्लियरली मेंशन है। थर्ड इज़ एनी फाइनेंशियल बिल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 117। देखिए फाइनेंशियल बिल जो है 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट इज़ मनी बिल, सेकंड इज़ फाइनेंशियल बिल कैटेगरी नंबर 1 और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी नंबर 2, ठीक है, 1 एंड 2। देखिए फाइनेंशियल मनी बिल जो है, मनी बिल कैन बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल बिल बट नॉट फाइनेंशियल बिल ऑलवेज बी कॉल्ड एज मनी बिल। तो मनी बिल क्या है, सब कैटेगरी है फाइनेंशियल बिल की, तो एनी फाइनेंशियल बिल को हम क्या मनी बिल नहीं बोल सकते। तो व्हाट इज़ आवर राइट आंसर, राइट आंसर इज सी, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी इज अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगेन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल फीचर ऑफ पोलियार्की। पोलियार्की का मतलब क्या है, विच मीन्स रूल बाय मैनी, मतलब many number of peoples are involved to ruling the nation. First statement is government is in the hand of elected officials, yes this is the right. Second is right to run for office is restricted, नहीं पोलियार्की में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि लोगों को राइट टू रन फॉर ऑफिसेस मतलब उनको इलेक्शन लड़ने से उनके पॉलिटिकल राइट कर्ब कर दे जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज आवर आंसर आल्सो। प्रैक्टिकली ऑल अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, एवरीबडी हैज़ राइट टू वोट। देर इज़ अ फ्री एक्सप्रेशन एंड राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट, यस दिस इज अ सेंट्रल फीचर ऑफ पोलियार्की। 11 is which of the following pairs of list and content is are correctly matched, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। शेड्यूल 7 जो है उसमें 3 लिस्ट मेंशन किया है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऑलमोस्ट 100 सब्जेक्ट हैं, दिस में यूनियन लिस्ट में, और स्टेट में 61, कंकरेंट में अराउंड 50 सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन में ओनली यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ, स्टेट में ओनली स्टेट कैन मेक अ लॉ ओनली इन normal circumstances, but in extraordinary circumstances like national emergency or state emergency, ठीक है, यूनियन कैन मेक अ लॉ ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट। कंकरेंट में बोथ कैन मेक अ लॉ, मतलब सेंटर और स्टेट। सो इनमें पूछा है कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट पब्लिक हेल्थ, यस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, सैनिटेशन भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेके आई है, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या हो सकता है, जैसे लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशन। जो मेडिकल में है, अभी मेडिकल को लेके मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया जो अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो कौन लेके आई है, सेंटर। सो ऑल आर राइट। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया pertaining to disqualification of members of the parliament and state legislature। 10th शेड्यूल में क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ था। एंटी डिफेक्शन मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमने, बिकॉज बिफोर दिस लॉ होता क्या था, देवर्स दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो क्या थे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट करते रहते थे, तो उससे क्या थी, सरकारें गिर जाती थी। सो गवर्नमेंट में अनस्टेबिलिटी आ गई, अनसर्टेनिटीज़ आ गई। तो इसको कर्ब करने के लिए क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि अब ये इतना इजी नहीं रहेगा टू स्विच फ्रॉम वन पार्टी टू द अनदर पार्टी। अगर कोई स्विच भी करता है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अंडर द 10th शेड्यूल, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द शेड्यूल लेज डाउन दैट इलेक्टेड मेंबर मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ
defection, yes, this is the correct statement. Third is disqualification on ground of defection does not apply in case of merger with another political party. This statement is wrong. पहले क्या था, बिफोर 91st अमेंडमेंट एक्ट, अगर पार्टी, जैसे एक पार्टी है और दूसरी पार्टी है, एक पार्टी के जैसे 1/3 कैंडिडेट, ठीक है, दूसरी पार्टी में चले जाते थे तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाता था। लेकिन 91st अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया, इसको भी एज ए डिफेक्शन ट्रीट किया गया, ठीक है। सी इज केसेस ऑफ द डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑन द हाउस कंसर्न्ड। दिस इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल आर्बिट्रेटर इन केस दैट रिमेन अनरिजोल्व्ड। तो क्या है, जैसे डिफेक्ट किसी जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, उसको किसी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई करना है, तो उसको कौन डिस्क्वालीफाई करेगा, स्पीकर। लेकिन एक पर्टिकुलर केस था, जैसे किहोतो होलन केस 1993, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई होता है अंडर दिस 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, तो स्पीकर का डिसीजन हम एज ए ट्राइब्यूनल की तरह ट्रीट करेंगे। तो ट्राइब्यूनल का जो भी डिसीजन होता है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर होता है। तो फाइनल अथॉरिटी कौन है इस पे डिसाइड करने वाली, वो है सुप्रीम कोर्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। बी इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। और अगर मैं इसमें कुछ एक्सेप्शंस की बात करूँ तो मैंने 1/3 का आपको बताया था कि 1/3 पार्टी मेंबर अगर मूव करते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दे विल बी ट्रीटेड एज अ डिफेक्टेड पर्सन। अगर 2/3 पार्टी के मेंबर मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, दे विल नॉट बी ट्रीटेड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ये 91st अमेंडमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो देर आर सर्टेन डेटा आई हैव डिस्क्राइब देयर, लाइक एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में इंट्रोड्यूस किया था। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ इंट्रोड्यूस, और 91st अमेंडमेंट एक्ट में 3-4 प्रोविज़न और इंक्लूड किए थे, जैसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। सेकेंड इज मेंबर डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड आउट डिफेक्शन शैल आल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 75। ठीक है, अगर कोई बंदा, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसको मिनिस्टर का पद भी छोड़ना पड़ेगा। डिसाइडिंग अथॉरिटी के बारे में बात करूँ, मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी। Question number 13 is, consider the following statement relating to short notice questions asked in the legislature. So सबसे पहले ये होता है कि क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आ रहा होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस। और ये क्वेश्चन पूछा गया शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस रिलेटेड टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस and can be asked for an oral answer at a notice less than 10 days। 10 दिन से कम समय जिस क्वेश्चन में लिया जाता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। सो जिस पर्टिकुलर मिनिस्टर से ये पूछा जाता है उसको 10 दिन से कम में उसको जवाब देना पड़ता है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट। मैंने सारा इसका जो डेटा है ये मैंने लोकसभा की वेबसाइट से उठाया है। तो इसमें लिखा है कि एडमिसिबिलिटी के पर्टिकुलर क्वेश्चन को हाउस में एडमिशन करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन्ड इन द लोकसभा। तो उसका क्या, उसमें लिखा हुआ है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज जज्ड ऑन 2 एडिशनल क्राइटेरियाज। इट मीन्स द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी अर्जेंट, वो अर्जेंट होना चाहिए, एंड द मिनिस्टर कंसर्न्ड शुड अग्री टू आंसर इट। वो पर्टिकुलर मिनिस्टर जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अग्री होना चाहिए उसको आंसर करने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैन बी एडमिसिबल इफ द मिनिस्टर कंसर्न्ड अग्रीज टू आंसर टू इट। सो सेकंड इज ऑल्सो राइट। ठीक है, थर्ड क्या है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज इसमें क्लियरली मेंशन है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर आस्क्ड और आर टेकन अप फॉर आंसर इन द हाउस इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। जो 1 घंटे का क्वेश्चन आ रहा होता है उसके बाद शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को लिया जाता है। ठीक है, सो आवर आंसर इज 1 and 2। और
जो डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के मीन्स जिससे ये डिवाइस का हमेशा अपोजिशन है ना यूज़ करता है टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। ठीक है, क्या क्या ये टूल्स हैं? क्वेश्चन आर मैंने बता दिया आपको, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे थे इसमें, 0 आर और मोशंस, डिफरेंट टाइप के मोशन जो है अपोजिशन पार्टी और लीडर ऑफ अपोजिशन इंट्रोड्यूस करता है उसमें, लाइक क्लोजर मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, और रिसेंटली अभी क्या अभी इंट्रोड्यूस किया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो वो अभी डिफीट हो गया था लेकिन पार्लियामेंट में। और 4th है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, 5th है हाफ एन आवर डिस्कशन, 8th है रेजोल्यूशन, 9 है यूथ पार्लियामेंट। सो ये डिवाइसेस हैं टू क्रिएट एन चेक्स एंड बैलेंसेज इन द पार्लियामेंट। Question number 14. Which one of the following statement about the Attorney General of India is not correct? Attorney General of India first of all is a constitutional body, ठीक है। आर्टिकल 76 में अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का इसमें नाम लिया गया है, और अटर्नी जनरल को सबसे पहले अपॉइंटेड कौन करता है? इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूँ मैं तो ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन है वही अटर्नी जनरल के पास होनी चाहिए। और जो इसकी टर्म है, टर्म मतलब कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, फिक्स नहीं है, ठीक है। और ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब चाहे अटर्नी जनरल को उनके ऑफिस से हटा सकता है, उनके पद से हटा सकता है। और ही रिसीव्ड रेमुनरेशन एज द प्रेसिडेंट, मतलब इनका जो रेमुनरेशन है, सैलरी है, वो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती, बल्कि प्रेसिडेंट करता है। और ही कैन बी ए मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी, कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी में जिसमें अटर्नी जनरल का नाम लिया गया है उसमें अटर्नी जनरल उसका पार्ट बन सकते हैं, कोई भी हियरिंग का, लेकिन उसमें वोट नहीं कर सकते, लेकिन बोल सकते हैं। और ही enjoys all the privileges and immunities that are available to the member of parliament। और he is not a full time counsel of the government, जो कि स्टेटमेंट में पूछा है। he is a full whole time counsel for the government। whole time counsel मतलब इसको इनको अटर्नी जनरल को सिर्फ गवर्नमेंट के ही केस लड़ने होते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के नहीं, आउटसाइड गवर्नमेंट के भी केस लगते हैं, लाइक किसी और स्टेट के भी केस ये लड़ सकते हैं, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो डी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, और वो हमारा आंसर भी है। और ही डज़ नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के मेंबर की अपॉइंटमेंट की क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ सुप्रीम कोर्ट जज और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज सच। यस। अगर मैं एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट का बताऊँ इसको, ये देखिए, अ चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स एंड द 4 अदर मेंबर्स। जो फाइनेंस कमीशन है उसकी अगर मैं बॉडी की बात करूँ, उसमें क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है प्लस 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। और जो 4 मेंबर होते हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है? उनके पास ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, और ए पर्सन हु हैज़ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, अ पर्सन हु हैज़ वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और 4th है पर्सन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ए पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट स्टेटमेंट। ए पर्सन हैविंग वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, चेयरपर्सन का नहीं पूछा है, सिर्फ मेंबर का पूछा है। अ सुप्रीम कोर्ट जज और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज। तो इसमें क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट जज नहीं, ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, उनकी मतलब उनकी उस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज सी 2 and 3। थैंक यू।